हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग फाइनली अपनी उस सिटी में वापस आ चुका था जिस सिटी को छोड़ के वो लगभग 4 साल पहले गया था। अंकल यू के साथ वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका था। मैडम यू के घर के आगे रुकते ही अंकल यू ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग को अच्छे से समझा दिया कि अब तुम्हारे फेस पे ये स्माइल नहीं दिखनी चाहिए, ये ब्राइट स्माइल जो कि किसी को भी ये शक करा सकती है कि तुम वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। तो प्लीज़ ध्यान देना कि तुम्हारे फेस पे एक डलनेस रहना चाहिए, एक पेलनेस रहना चाहिए, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वहाँ पे मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है, वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मेरी बहन जान से मार देगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी से मर जाऊँ, क्योंकि मेरे 19 साल का बेटा है जिसकी शादी, पोते पोतियाँ मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। विंग ने अंकल यू के इस मजाक के साथ साथ हंसना शुरू कर दिया। तो तभी अंकल यू ने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ कि तुम्हें हंसना नहीं है और तुम और भी ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे हो। शायद तुम मुझे मारना ही चाहते हो। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे ही घर अंदर चलते हैं ताकि तुम्हारी मैडम यू मुझे घर के अंदर घुसते ही मार डाले। विंग ने हंसते हुए अंकल यू को जवाब दिया कि नहीं नहीं, हमें ऐसे घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना ही मैं मरना चाहता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप मर जाएं, क्योंकि आप ही तो हैं जो मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। और वैसे भी मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, अभी मेरी और भी ज़्यादा विशेष हैं जो आपको पूरी करनी है। अंकल यू और विंग इन 4 सालों में बहुत अच्छा बॉन्ड बना चुके थे, जहाँ पे वो लोगों के सामने भले ही कैसे रहें लेकिन सीक्रेटली वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे। यहाँ पे विंग को कभी भी अंकल जियांग या फिर जैन चैंग की याद कभी भी अंकल यू ने नहीं आने दी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि भले ही गलती कुछ भी हुई हो, पास्ट में किसी को कितना भी दर्द हुआ हो और अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, इसकी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी और इसे भी पूरा अधिकार है जैसे कि अदर बच्चे रहते हैं। अगर इसके माँ बाप होते तो ऑफकोर्स सी बात है, उसको वो वही लाइफ दे रहे होते जैसे कि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, इतनी लग्जीरियस नहीं दे रहे होते, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी लग्जीरियस लाइफ जीने का अगर आप किसी और बच्चे के दर्द को नहीं समझ पाए। तो ऑफकोर्स सी बात थी, अंकल यू ने विंग की हर एक तरीके से मदद की थी, जिस तरीके से भी विंग ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने भी खुशी खुशी वो मदद की थी। इसके अलावा कभी भी विंग को ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो किसी और के घर में रह रहे हैं या फिर उसके ऊपर कोई और है। मैडम यू का जो बिहेवियर था वो कभी भी विंग को महसूस नहीं होने दिया। भले ही मैडम यू के जो मायके वाले थे, मदर और सिस्टर इन लॉ, मतलब वो पहले ही बता चुकी हूँ, वो कभी बार होता था कि विंग को उनकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें झेलनी पड़ जाती थी, लेकिन फिर भी अंकल यू वहाँ पे भी मैनेज कर लेते थे, क्योंकि अंकल यू के घर में कोई ऐसा वाला माहौल नहीं था कि वहाँ पे उनके घर की औरतों की ही चलती हो या फिर आदमियों की ही चलती हो। वहाँ पे जो सही चीज़ें हैं उनको सही कहना कोई गलत चीज़ नहीं थी। और वैसे भी जैसे यहाँ पे जैन फेंगमियान की हालत थी, वहाँ पे मैडम यू के भाई की यानी कि अंकल यू की वो वहाँ पे हालत नहीं थी। तो ऑफकोर्स सी बात थी, वो जैसा चाहते जिसको चाहते उसको वैसे रख सकते थे, बस हाँ डरते थे कि कहीं मैडम यू को पता न चल जाए। इसलिए काफ़ी हद तक तो विंग की हेल्प किया करते थे, लेकिन काफ़ी हद तक वो विंग को वैसे ही सिचुएशन में रहने भी दिया करते थे। लेकिन हाँ, विंग भी इस बात को समझ लिया करता था। फाइनली वो दोनों ही कार के बाहर निकलते हैं और विंग को जैसे ही अंकल यू ने पहले ही समझा के रखा था कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा हंसना नहीं है, अपनी खुशियों का शो ऑफ नहीं करना है, तो वैसे ही विंग ने फिर से अपना वो डल सा फेस, मतलब एक अलग सा मास्क अपने ऊपर पहन लिया था, जिसके चलते उसको देखने वाला कोई भी बंदा नहीं कह सकता था कि ये 4 साल इसकी लाइफ के बहुत अच्छे तरीके से गुजरे हैं। फाइनली इसी एक्सप्रेशंस के साथ विंग और अंकल यू दोनों ही घर के अंदर एंट्री लेते हैं, जहाँ पे जैन फेंगमियान और मैडम यू पहले से ही उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैडम यू ने जैन फेंगमियान को भी बताया हुआ था कि विंग और उसका भाई आज आ रहे हैं, तो इसलिए जैन फेंगमियान भी विंग से लगभग 4 साल के बाद मिलना तो चाहता था, इसलिए उसने भी आज अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। मैडम यू जो कि अपने भाई से मिलना चाहती थी, उन्होंने भी अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। जैसे ही विंग और वो दोनों ही अंदर पहुंचते हैं तो मैडम यू ने
अपने कदमों को डायरेक्टली अपने भाई की तरफ बढ़ाया, जो कि आते ही बहुत टाइटली एक दूसरे को हक कर लिए थे। लेकिन इधर जैन फेंगमियान थे जो कि चाहते थे कि विंग को बहुत टाइटली हक करे, उसे किसी करे और न जाने कितना प्यार लुटा दे। लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ें होने से रोक सकता है, और यहाँ पे ही वही जैन फेंगमियान के साथ था। उसे मैडम यू का इतना डर था कि उसने विंग की तरफ कदम बढ़ाना तो चाहा लेकिन बढ़ा नहीं पाया। धीरे धीरे विंग खुद ही मैडम यू के पास गया और उन्हें बो डाउन करते हुए ग्रीट किया, और साथ ही साथ अब वो जैन फेंगमियान के पास भी आ चुका था। जैन फेंगमियान अब अपने आप को नहीं रोक पाए, उन्होंने खींचते हुए विंग को अपने पास किया और बहुत टाइटली हक कर लिया। विंग के भी हाथ अपने आप ही जैन फेंगमियान के अराउंड रैप हो चुके थे, क्योंकि उसने भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। हालांकि अंकल यू ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट जो किसी एक इंसान से हो जाए, वो सेम अटैचमेंट किसी दूसरे इंसान से भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैन फेंगमियान जैसे ही विंग से कुछ बोल पाते, इससे पहले ही मैडम यू की तरफ उसकी निगाहें जा चुकी थी, और उसका एंग्री स्कैरी लुक देखने के बाद उसने खुद को ही संभाल लिया और विंग से खुद को दूर कर लिया। विंग चुपचाप जाके थोड़ी दूरी पे ही अपने सर को झुकाए हुए खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ मैडम यू थी जो विंग को टो टू हेड पूरी तरीके से एनालाइज कर रही थी, और फिर स्ट्रिक्टली कुछ सेंटेंस में अपनी बात कंप्लीट करते हुए उन्होंने बोल दिया कि अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में इट मीन्स कि तुम जितने दिन भी यहाँ पे हो तब तक तुम जैन चेंग के रूम में रह सकते हो। जैसे कि मैं अंकल यू ने पहले ही विंग को बता दिया था कि वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, लगभग 5 से 6 दिनों में वहाँ से काम हो जाएगा और उसके बाद वो वापस यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसीलिए विंग जानता था कि यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, और मैडम यू ने भी शायद इसीलिए उसे जैन चेंग के रूम में रहने के लिए अलाउ किया हो। विंग अपने सामान को पकड़ के उस रूम में जा चुका था। दूसरी तरफ जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, मैडम यू ने फिर से उसे रोकते हुए बोला, और एक और बात, कोशिश करो कि अपने आप को कुछ प्रेजेंटेबल बना सको, ताकि अगर कोई तुम्हें देखे तो वो ये ना समझे कि तुम अनपढ़ गंवार हो। ऐसा कहते हुए मैडम यू ने अपनी नज़रें घुमा ली। दूसरी तरफ विंग ने अपने सामान को लेते हुए फिर से अपने कदमों को जैन चेंग के रूम की तरफ बढ़ा दिया था। जैन चेंग अभी तक अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपनी कंट्री वापस नहीं आया था। इन 4 सालों में अगर वो वापस आया भी तो कुछ ही दिनों के लिए, और उसमें भी मैडम यू उसे अलाउ नहीं करती थी कि वो विंग को जाके मिले। इसलिए विंग और जैन चेंग भी लगभग 4 साल से नहीं मिले थे। सभी लोग अपना लंच वगैरह कर चुके थे और आराम से अपने अपनी सीट्स पे बैठे भी हुए थे। लेकिन तभी अंकल यू के फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि विंग के एंड से था। उन्होंने छुप छुपा के उस मैसेज को पढ़ा तो विंग उन्हें उनके रूम में बुला रहा था, क्योंकि अब बारी थी विंग के लिए कुछ स्पेशल करने की, जो कि हमेशा ही अंकल यू किया करते थे। स्पेशल नहीं, बस विंग की कुछ हेल्प करनी होगी। अंकल यू ने कुछ एक्सक्यूज़ बना के खुद को वहाँ से बाहर निकाला और सीधे अपने कदमों को जैन चेंग के रूम की तरफ बढ़ाया। वहाँ पे पहुँचते ही उन्होंने डायरेक्टली रूम का डोर बंद करते हुए विंग पे चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से जिंदा वापस न जाऊँ? बोलो क्या काम है? विंग ने अपने पपी आइज दिखाते हुए अंकल यू से बोला, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अंकल यू आराम से बेड में बैठते हुए बोले, वो तो मुझे पता है, वरना तुम मुझे कहाँ याद करने वाले हो? चलो बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो तभी विंग उनके सामने बैठते हुए अपने प्यारे से क्यूट से फेस के साथ उनसे बोलता है, मुझे कल मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है और आप मुझे लेके जा रहे हैं। अंकल यू ने इसको पूरा सुना भी नहीं था कि इससे पहले ही वो बेड से कूदते हुए बाहर निकल चुके थे, क्योंकि मैडम यू के घर से विंग को घर से बाहर लेके जाना, और वो भी उसके फ्रेंड से मिलवाने। अंकल यू ने विंग को आंसर किया, चलो ठीक है, जब तक तुम अपने फ्रेंड से मिलोगे तब तक मैं अपनी कबर खोद लूँगा। एटलीस्ट मेरे मरने के बाद टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर तुम्हारी मैडम यू ने मुझे मार भी दिया तो तुम मुझे वहाँ पे जाके दफना सकते हो। क्यों, आइडिया अच्छा है ना? खैर तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपने दोस्त से मिलना है। विंग ने अंकल यू की बात सुनी और फिर से अपने पाउटी लिप्स ने दिखाते हुए बोला, अंकल यू प्लीज़ हेल्प कीजिए ना, आपके अलावा मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता और मुझे उससे मिलना ज़रूरी है। यहाँ से जाने से पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ 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 अंकल यू। अंकल यू वैसे तो हमेशा ही विंग के एक पपी आइज
वाले जो एक्सप्रेशंस होते थे ना, उन्हीं से मेल्ट हो जाते थे। और इस बार तो विंग ने अपना क्यूट सा फेस, प्लीडिंग आईज, अपने क्यूट से पाउटी लिप्स और इतने अच्छे तरीके से उन्हें रिक्वेस्ट भी किया था, तो मना कैसे कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैडम यू क्या क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, विंग के लिए ये भी सही। अंकल यू ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, कल वो तुम्हें बाहर लेके तो जाएंगे, लेकिन अगर पकड़े गए तो तुम्हें पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि मैं उसके हाथों में नहीं मानना चाहता। इस बात पे विंग ने थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, अगर पकड़े गए तो मैं पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर लूँगा, और अगर वो तुम्हें मारने के लिए आए, आपको मारने के लिए आए, तो मैं बीच में आ जाऊँगा, अपनी जान दे दूँगा। लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे कल उससे मिलने जाना है। इस बात पे यहाँ पे ये बात डन हो चुकी थी कि अंकल यू विंग को कल घर से बाहर लेके जाएंगे। लेकिन कैसे लेके जाएंगे, वो दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अंकल यू ने श्योरिटी दी थी कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाहर लेके जरूर जाऊंगा। उन दोनों का ये हंसी खुशी वाला माहौल यहाँ पे समाप्त हो चुका था, और अंकल यू रूम से बाहर जा चुके थे। विंग भी इस बारे में सोच सोच के खुश था कि कल वो लानवांग जी से मिलने जा रहा है। उसने लानवांग जी को जल्दी से मैसेज कर दिया था कि वो कल तुम्हें मिलने ज़रूर आएगा, लेकिन किस टाइम पे आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो कॉलेज के बाहर ही आएगा। इस पे लानवांग जी ने उसको आंसर करते हुए बोला कि कॉलेज के ही पास में एक छोटा सा पार्क है, तो हम वहाँ पे मिल सकते हैं। खैर, वो कॉलेज की ही प्रॉपर्टी है, इससे कोई वो हमें वहाँ पे मिलने से मना भी नहीं कर सकता। इस बात पे विंग और वांग जी दोनों ही एग्री हो चुके थे, और ये दिन ऐसे ही निकल चुका था। नेक्स्ट डे विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने सबसे पहले वो गिफ्ट एक बैग के अंदर रख लिया जो कि उसने ख़रीदा था, और साथ ही साथ खुद को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था। ऐसा नहीं था कि वो इस बात से डर था कि मैडम यू क्या बोलेंगे, क्योंकि कल मैडम यू ने खुद ही उसे बोला था कि उसे कुछ प्रेजेंटेबल बनना है। तो ऑफकोर्स सी बात थी, आज वो अच्छे से ड्रेस्ड हो चुका था, अच्छे से अपने हेयर स्टाइल भी बना ली थी, और थोड़ा बहुत मेकअप करके वो तैयार हो चुका था। अगर उससे कोई कुछ पूछे तो भी वो कह सकता था कि मैडम यू के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इसी के साथ वो अपने रूम से बाहर आ चुका था, जहाँ पे अंकल यू पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। और इसी के साथ वैसे जैसे ही विंग अपने रूम से बाहर आया था, तो अंकल यू ने विंग को ऑर्डर देते हुए बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। इसी के साथ विंग भी स्लाइडली नोट करते हुए हामी भर चुका था कि ठीक है, वो आपके साथ ज़रूर आएगा। बेचारा विंग कर भी क्या सकता है, ऑर्डर जो मिला है तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। उसने मैडम यू की तरफ नज़र घुमाई, तो मैडम यू ने भी अपने भाई को हामी भर दी कि ठीक है, वो लेके जा सकता है। अब भाई ने बोला था तो ऑफकोर्स सी बात थी, बहन कहाँ मना कर सकती थी। लेकिन अगर भाई किस वजह से लेके जा रहा है ये पता चल गया तो शायद भाई भी नहीं बचेगा, इस बात की भी उनको पूरी खबर थी। इसी के साथ अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद वो दोनों ही घर से बाहर निकल चुके थे, और जैसे तैसे विंग ने उस गिफ्ट को भी छुप छुपा के उस घर से बाहर निकलवा लिया था, क्योंकि अगर मैडम यू की नज़रों में आएगा तो ऑफकोर्स सी बात थी, हर कोई जानता है फिर क्या बवंडर आ जाएगा। कार में बैठते ही वो दोनों ही निकल चुके थे, और अंकल यू ने डायरेक्शन पूछा तो उसने कॉलेज की तरफ ही अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए बोल दिया था। लगभग 20 मिनट में ही वो दोनों ही कॉलेज पहुंच चुके थे। अंकल यू वहां से जा चुके थे क्योंकि उन्हें सच में कोई काम था, इसलिए उन्होंने विंग को बोला था कि अगर वो अपने फ्रेंड से मिल ले तो उसे मैसेज कर दे, वो यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं या फिर तुम यहाँ पे मेरे लिए वेट कर सकते हो। विंग ने भी नोट करते हुए अपने अंकल को जाने के लिए बोल दिया था। दूसरी तरफ विंग था जो उस गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और मतलब इतना खुश भी था कि फाइनली वो उस इंसान से मिलने जा रहा है जिसे मिलने के लिए न जाने वो कब से तड़प रहा था। और कहीं ना कहीं वो जानता था कि आज तो उसके प्यार का इजहार भी वो कर ही देगा। वैसे तो विंग का सपना था कि अगर वो कभी किसी से प्यार भी करता है तो भी वो बहुत ग्रैंड तरीके से उसको प्रपोज करे, उसकी हामी ले, लेकिन कर क्या सकते हैं, उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं और ना ही इतनी फ्रीडम उसको है कि वो किसी के लिए प्रपोज करने के लिए एक बहुत बड़ा सा डेकोरेशन कर सके या ऐसा कुछ भी कर सके। लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था, जिसमें वो खुश था इस बात से कि एटलीस्ट अगर मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा तो मेरे पास कुछ तो होगा उसे देने के लिए, और वो श्योर था कि वो इसे हंसते हंसते एक्सेप्ट भी करेगा। विंग ने इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को पार्क की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। पार्क के अंदर एंटर करते ही उसने कुछ लोगों को देखा जो कि कुछ कपल्स में थे, कुछ अकेले अकेले थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ सेम जेंडर वाले भी थे,
और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बच्चों के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे। और ये सब कुछ देखते हुए विंग बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि उसे एक श्योरिटी थी कि कभी ना कभी वो और वांग जी भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बैठे होंगे, हाथों में हाथ डाल के एकदम कपल की तरह। लेकिन कोई नहीं, आज तो वो पहले उसे प्रपोज ही कर दे, यही काफ़ी है। धीरे धीरे उसने अपनी नज़रों को पूरे पार्क में घुमाया तो उसे पास ही में एक कॉर्नर में दो लड़के दिखाई दिए जो कि अपने बाइक के साथ वहाँ पे थे। पहली बात तो विंग ये देख के शॉक था कि इस पार्क के अंदर इन्हें बाइक किसने आने दी। लेकिन फिर वो देखता है कि पार्क एकदम सटा हुआ था कॉलेज के ग्राउंड से ही, इसलिए वो बाइक कॉलेज के ग्राउंड में थी, वो वहाँ पे नहीं थी, आई मीन पार्क में नहीं थी। लेकिन पीछे से देख लेने के बाद वो समझ चुका था कि इसमें से एक तो लानवांग जी है, लेकिन दूसरा कौन है। विंग ने लानवांग जी को इतनी बार एडमायर किया था कि अब तो वो उसकी बैक साइड भी पहचानने लगा था। इवन उसकी सेंट भी अगर आसपास हो तो शायद वो उसे भी पहचान ले। धीरे धीरे विंग ने अपने ब्राइट स्माइल के साथ अपने कदमों को लानवांग जी की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके साथ कोई और भी है। खैर, पड़े भी क्यों, क्योंकि उसे उससे क्या लेना देना है। अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए फाइनली विंग अब कुछ ही फीट दूर लानवांग जी से रह चुका था। हाँ, इतने नज़दीक भी नहीं था कि वो लानवांग जी ये महसूस कर सके कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो इतनी दूर भी नहीं था कि सामने वाले अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को वो ना सुन सके। विंग अपने कदमों को आगे बढ़ाता इससे पहले ही वो सुनता है कि जो दूसरा इंसान उसके साथ था, लानवांग जी के साथ था, उसने लानवांग जी से क्वेश्चन किया था, बाय द वे तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं थे ना। वांग जी अपने फ्रेंड के क्वेश्चन को कंप्लीट होने से पहले ही आंसर दे चुका था। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे कभी भी लड़के पसंद नहीं थे। इनफैक्ट अपने पार्टनर के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को प्रपोज किया था मुझे कितना गुस्सा आया था उस वक्त। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिरकार तो सेम जेंडर के पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अपने बीच में एक ऐसा रिश्ता कैसे बना सकते हैं। मुझे तो कभी ये रिश्ते समझ ही नहीं आए। और सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी लाइफ में भी किसी लड़के को लेके आऊँगा। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड और इम्पॉसिबल थी। तुम्हें पता है उस वक्त मैंने कितना गुस्सा किया था। तो उस इंसान ने उसके पीठ पे मारते हुए बोला, हाँ मुझे याद है, तुमने लगभग एक हफ्ते तक ना खाना खाया था और ना ही अपने भाई से बोले थे। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। शुक्र मनाओ किसी ने तुम्हें प्रपोज नहीं कर दिया। मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को प्रपोज किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और तुम्हें देखो, तुमने तो उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट तक नहीं की। इस बात पे उसने फिर से एक मुक्का उसके आम में मार दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई है जो पीछे उनकी बातें सुन रहा था। उन दोनों की बातें आगे कंटिन्यू हो ही रही थी, लेकिन दूसरी तरफ विंग था जिसके कानों में आवाज़ अब जाना बंद हो चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि हाँ, मैंने कभी भी लड़कों को अपने लाइफ में लेके आने की नहीं सोची। कभी भी मेरे लिए दो सेम जेंडर के पर्सन पार्टनर्स नहीं हो सकते। एक ऐसा रिश्ता वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्पेशली वांग जी को ये चीज़ें इम्पॉसिबल और वियर्ड भी लगती हैं। विंग जो यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करने आया था, वो जब ये जान चुका था कि जिसे वो इजहार करने वाला है उसे तो इस तरीके के रिलेशनशिप कभी पसंद ही नहीं आए, तो कैसे वो यकीन कर ले इस बात पे कि वो अगर प्रपोज कर देगा तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। विंग ये समझ ही नहीं पाया कि उसके पैर कब पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो चुके थे। उसके हाथ में उसका जो गिफ्ट था वो भी ज़मीन पे गिर चुका था, और वो ज़मीन में गिरने के बाद बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। साथ ही साथ उस बैग में विंग का फ़ोन भी था जो कि एक साथ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। विंग के कदम धीरे धीरे बैक साइड को निकल रहे थे, और साथ ही साथ उसने अब आगे जो कंटिन्यू बातें चल रही थी ना उनको सुनना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे वो उस पार्क से बाहर आ चुका था, और आते आते उसकी आंखों में से आंसू भी निकल आए थे। ये पहली बार था विंग को इतना दर्द, इतनी तकलीफ और इतना मतलब इतनी घुटन महसूस हो रही थी ना कि वो चाहता था कि कहीं ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे वो आराम से रो सके, जी भर के रोए, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोए, ताकि अपने अंदर अब आज तक जितनी भी तकलीफ़ें उसने छिपाई है ना उनको उस रोने के ज़रिए, उस आंसुओं के ज़रिए बाहर निकाल सके। उसने
अपने आप को बस चलने दिया। किस दिशा में चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, किस हालत में चलना है, सीधा तीजा कैसे चलना है उसे नहीं पता था। बस अपने कदम जहाँ उसे लेके जा रहे थे वो बस चले जा रहा था। दूसरी तरफ लान वांगजी था जो बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। उसे लग रहा था कि अभी तो विंग का मैसेज आएगा, अभी तो वो बोलेगा कि वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे उसको मैसेज करने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ विंग था जो अपने ही सुधु में बस चले जा रहा था। टाइम निकल चुका था लगभग 2 घंटे का। अंकल यू भी वापस आ चुके थे अपना काम करके, और यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि विंग उन्हें कभी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत बार विंग का फ़ोन भी ट्राई कर लिया था और वो फ़ोन ऑफ जा रहा था क्योंकि वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से अब फ़ोन लगना मुश्किल था। दूसरी तरफ अंकल यू पैनिक होने लगे थे क्योंकि पाग उन्होंने बहुत अच्छे से छान लिया था, लेकिन यहाँ पे विंग का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी अंकल यू की नज़र जाती है एक छोटे से बैग पे जो कि उन्होंने विंग के हाथ में देखा था तब जब कल विंग एक गिफ्ट शॉप से बाहर आया था। तो इसे सेम बैग उन्होंने विंग के हाथ में देखा था। वहाँ पे जाके उन्होंने उस बैग को चेक करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि ये वही बैग था जो कि विंग के पास था और ये वही गिफ्ट है जो कि विंग ने लिया था, और साथ ही साथ विंग का फ़ोन भी उसके अंदर था जो कि बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। यानी कि वो गिफ्ट के साथ साथ फ़ोन भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसको वहीं पे फेंकते हुए अंकल यू दोबारा से अपने कार में गए और धीरे धीरे कार को चलाना स्टार्ट किया। दूसरी तरफ मैडम यू थी जो कि अंकल यू को बार बार फ़ोन कर रही थी कि जल्दी से जल्दी घर वापस आओ, लेकिन यहाँ पे विंग ही नहीं था तो वो किसे वापस लेके जाएगा। अंकल यू धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे और रोड के दोनों साइड अच्छे से देखे जा रहे थे क्योंकि उन्हें विंग को ढूंढना था। और आके कुछ दूरी पे चलते ही उन्हें विंग भी मिला, एक पेड़ के नीचे अपने नीज को हक करके बैठा हुआ था और आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। अंकल यू जैसे ही विंग को ऐसे इस सिचुएशन में नोटिस करते हैं ना, वो अपनी कार से बाहर निकलते हैं और विंग के पास जाके उसे सहलाते हैं, उसकी पीठ को रब करते हुए उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन विंग कोई भी आंसर नहीं दे पाता क्योंकि अभी तक उसने अंकल यू को ये तक नहीं बताया था कि लान वांगजी उसका फ्रेंड है, इवन फ्रेंड से कहीं ज़्यादा है। इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने आंसू को बहने देना चाहता था। अंकल यू ने 10 से 15 मिनट तक उसको कंफर्टेबल किया। उसके बाद उसको ये बोला कि मैडम यू बार बार फ़ोन कर रही हैं और उन्हें घर जाना होगा। इसी के साथ विंग भी अपने होलिये को थोड़ा सा संवारते हुए कार में बैठ चुका था और लगभग 15 मिनट के बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद विंग और अंकल यू नोटिस करते हैं कि घर के अंदर मेहमान आए हुए हैं, जिन्हें देखने के बाद विंग को लगता है कि शायद इन लोगों के मेहमान नवाजी करनी होगी, इसीलिए मैडम यू चाहती थी कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुँचें। अंकल यू उन लोगों के साथ बैठने के लिए चले गए थे और दूसरी तरफ विंग अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन मैडम यू ने उसे रोकते हुए बोला कि इधर आओ। जैसे ही विंग उनके पास गया तो मैडम यू ने उन्हें बताया कि उन्होंने विंग की शादी फिक्स कर दी है और वो भी सामने बैठे हुए लड़के से जिसका नाम वैन चाओ था। मैडम यू ने वैन चाओ के जितनी भी डिटेल्स थी धीरे धीरे विंग को बताना स्टार्ट किया, लेकिन विंग आगे सुन पाता इससे पहले ही विंग ने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। आप लोगों को जितनी भी तैयारियां करनी है और जब भी शादी करनी है आप लोग फिक्स कर सकते हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसी के साथ विंग वहाँ से जा चुका था और सीधे अपने कमरे में जाके वो फिर से रोना स्टार्ट कर चुका था। वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि विंग ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का कैसा दिखता है, उसने कितने हद तक पढ़ाई की है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं। बस उसने बोल दिया कि वो तैयार है और ये चीज़ उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। इन दोनों की ही सिचुएशन कुछ अलग थी, लेकिन तीसरी जगह वहाँ पे लान वांगजी था जो कि अभी भी विंग का वेट कर रहा था और किसी को नहीं पता कि ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला भी है या नहीं। वांगजी का वो इंतज़ार ख़त्म होगा या नहीं ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।